Hi dear friends, this is Dnyaneshwar and welcome to our online platform Biocatalyst Life Science Academy. In today's rapid lecture series for NEET Biology, we will discuss the एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इन द यूकैरियोटिक सेल। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे हर बार एक या दो क्वेश्चन डिज़ाइन होते हैं हर टाइम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और गोल्जी एपैरेटस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होता है, देन गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऑफ द सेल, लाइसोसोम एंड फैक्यूल्स, ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पाए जाते हैं। बट अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ईआर रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम। तो फैक्यूल जो है वो एनिमल सेल में नहीं रहेगा। बट प्लांट सेल में क्या होगा, ये प्लांट सेल में ईआर होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा और फैक्यूल होगा, बट लाइसोसोम नहीं होगा। तो जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के सेल ऑर्गेनेल्स हुए, देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। उनके फंक्शंस कैसे होते हैं, कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो कॉल्ड एज एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टीनी ट्यूबुलर। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है उसका, स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। तो जो सेल का साइटोप्लाज्म है वहाँ पर वो स्कैटर्ड होता है। देन फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था या ऑब्जर्व किया था, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो गार्नियर ने 1897 में डिस्कवर किया था और उसको नाम दिया था अर्गेस्टोप्लाज्म उसको। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो टर्म है वो सेकंड साइंटिस्ट उसने दिया था, उसका नाम है पॉर्टर एंड कैलमैन इन 1952। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो टर्म है ये पॉर्टर ने दी थी 1952 में। यहाँ से क्वेश्चन डिज़ाइन होते हैं साइंटिस्ट के नाम से और उनके डिस्कवरी से। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बाउंड होता है बाय अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और वो कंटिन्यू होती है कहाँ से, विथ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है या एनवलप है, उस वही न्यूक्लियर एनवलप कंटिन्यू होता है और क्या बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये न्यूक्लियस है और इसका ही जो मेम्ब्रेन है वो आगे कंटिन्यू है और यहाँ पर इसने बनाया है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इट हैज़ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। उसमें कुछ ट्यूब्यूल्स भी पाए जाते हैं एंड वेसिकल्स ऑल्सो, स्मॉल वेसिकल्स। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिवाइड करता है इंट्रासेल्युलर स्पेस को इन टू कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट बनाता है। कौन से, इनसाइड ईआर उसको कहा जाता है ल्यूमेन और ल्यूमिनल साइड ऑफ द ईआर, ल्यूमेन एंड द एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ल्यूमेन के बाहर वाला हिस्सा वो क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो आप देख रहे हो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर वाला जो पार्ट है उसको कहा जाता है ल्यूमिनल साइड और ल्यूमेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसके बाहर वाला जो पार्ट है, इस डायग्राम में भी देखो आप, ये जो ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और उसके ऊपर जो स्मॉल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये है राइबोसोम्स जो कि उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बाहर वाला पार्ट है वो क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म। ईआर कंसिस्ट्स ऑफ 3 शेप्स, 3 शेप्स प्रेजेंट होते हैं ईआर में, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। तो आप देख रहे हो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या है, सिस्टर्नी है, ये वाला भी सिस्टर्नी,
एंड ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं और वेसिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सिस्टर्नी विच इज़ लॉन्ग फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर एंड अनब्रांचड, कैसी है ये? लॉन्ग होती है, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है और अनब्रांचड यूनिट होता है। अरेंज्ड इन द स्टैक्स, स्टैक्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं और उसका थिकनेस होता है 40 to 50 नैनोमीटर। जो वेसिकल है, वेसिकल की जो साइज है वो होती है 25 to 500 नैनोमीटर इन द डायमीटर। जो ER से वेसिकल रिलीज होती है उसकी साइज होती है लगभग 25 to 500 नैनोमीटर। देन ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स दीज आर लॉन्ग आइसोलेटेड एंड ब्रांचड, ये ब्रांचड भी होते हैं। यूनिट्स ऑफ 50 to 200 नैनोमीटर थिकनेस। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी यहाँ पर कुछ ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं जो कि ब्रांचड स्ट्रक्चर होते हैं। समझो ये वाला है तो इस प्रकार से इसमें ब्रांचिंग भी देखने को मिलती है ट्यूब्यूल्स में, ये होगा तो इस प्रकार से यहाँ पर ब्रांचिंग देखने को मिलती है इन द ट्यूब्यूल्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन टाइप्स ऑफ ER, हर सेल में दो टाइप के ER प्रेजेंट होते हैं, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम also called as a granular endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum called as granular endoplasmic reticulum। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते या विदाउट राइबोसोम्स होता है ये, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है अग्रैन्युलर टू द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ग्रैन्युलर टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर आप देख रहे हो इस डायग्राम में ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्या है? राइबोसोम्स है जो कि अटैच है किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो इसको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं है उसको कहा जाता है SER या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑल्सो कॉल्ड एज अग्रैन्युलर। उसको अग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। इस डायग्राम में भी आप देख रहे हो ये जो ब्लैक वाला रीजन है ये सारा क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बट ये जो स्मॉल ब्लैक कलर के यहाँ पर दिखाई दे रहे वो क्या है? सारे राइबोसोम्स। तो उसको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये वाला जो है ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर राइबोसोम्स क्या है? अब्सेंट है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है? राइबोसोम्स नहीं होते। देन वेल डेवलप्ड इन सेल्स विच आर एक्टिवली कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो वेल डेवलप्ड होता है किसमें? जिन सेल्स में क्या होता हो? एक्टिव सिंथेसिस होता हो और सिक्रीशन किसका? स्टीरॉयडल हार्मोन्स का एंड लिपिड सिंथेसिस। तो जिन सेल्स में क्या होता है? लिपिड का सिंथेसिस होता है, लिपिड का बायोसिंथेसिस और स्टीरॉयडल हार्मोन का सिंथेसिस, तो उन सेल में क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? वेल डेवलप होता है। देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स। तो ग्लाइकोजन जो कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज फॉर्म है उसको स्टोर करने वाले जो सेल्स है उनमें भी वेल डेवलप होता है। लाइक लीवर, लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर किया जाता है, लीवर के पास भी ये वेल डेवलप होता है। लीवर सेल में इंटेस्टाइनल सेल्स, एडिपोज सेल्स या एडिपोज टिश्यू के सेल्स, स्पर्मेटोसाइट्स जो कि मियोसिस करवाएंगे, ल्यूकोसाइट्स एंड मसल सेल्स। तो इन सेल में क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेल डेवलप होता है। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल्स कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही दूसरा नाम है, बट कौन से सेल में? ओनली इन द मसल सेल्स। मसल सेल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको क्या कहा जाता है? सार्कोप्लाज्मिक
रेटिकुलम वो क्या करता है, रिलीज कराता है कैल्शियम आयंस को फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन पर्पस ऑफ द मसल्स। देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लीवर एंड किडनी, जो लीवर और किडनी सेल्स है उनके पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके पास एंजाइम होता है, कौन सा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम। और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, जो कि कौन से पाथवे का स्टेप है ये, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में जो एंजाइम है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लीवर सेल के और किडनी सेल के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और जो अटैच होते हैं राइबोसोम्स वो लार्ज सब यूनिट से अटैच होते हैं। राइबोसोम में 2 सब यूनिट होते हैं, एक स्मॉल सब यूनिट और एक लार्ज सब यूनिट। तो जो लार्ज सब यूनिट है उससे अटैच होते हैं ये किसके साथ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के साथ। द सेल्स विच आर एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस हैव रफ ER इन अबंडेंस। तो जो सेल्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का। तो जिन सेल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पर क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रोटीन का सिंथेसिस किया जा सकता है। साइटोप्लाज्म में भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और जो रफ ER है वहां पर भी प्रोटीन सिंथेसिस हो सकता है। तो रफ ER में दूसरा क्या होता है, रफ ER इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन फोल्डिंग। समझो ये क्या है, ये ER है, और यहाँ पर ये राइबोसोम ने क्या किया, यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस किया, और जो प्रोटीन यहाँ पर बनाया वो कहाँ पर आ गया, ER के ल्यूमेन में आ गया। और ER के ल्यूमेन में आने के बाद जो प्रोटीन का 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उससे उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्रोटीन फोल्डिंग। तो जो प्रोटीन फोल्डिंग है, प्रोटीन फोल्डिंग कहाँ पर होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या उसके ल्यूमेन में यहाँ पर प्रोटीन फोल्डिंग की जाती है। इस प्रोटीन फोल्डिंग से क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस एग्जाम में। देन ग्लाइकोसिलेशन ऑफ द प्रोटीन और कॉल्ड एज केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन। ग्लाइकोसिलेशन मीन्स क्या है कि प्रोटीन के ऊपर यहाँ पर क्या ऐड करने का, यहाँ पर शुगर ऐड करने का। समझो यहाँ पर ये प्रोटीन है ब्लू कलर वाला, और ये जो रेड कलर वाला है इसके ऊपर क्या किया, कुछ शुगर ऐड किए, तो उसको क्या कहा जाएगा, ग्लाइकोसिलेशन ऑफ द प्रोटीन। कि प्रोटीन जो बना है ER में उसके ऊपर क्या करना, शुगर को ऐड करना या कार्बोहाइड्रेट को ऐड करना, उसको कहा जाएगा ग्लाइकोसिलेशन। तो ग्लाइकोसिलेशन भी प्रोटीन का कहाँ पर होता है, रफ ER में होता है। देन क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बना है। समझो जो ER है, ER का ये जो ल्यूमेन है, तो ER में जब प्रोटीन आता है तो समझो जो इनिशियल यहाँ पर जो प्रोटीन के अमीनो एसिड्स आ गई है, ये 4 5 6 जितनी भी आए, ये समझो कौन से है, N टर्मिनस वाले अमीनो एसिड्स है। तो इन N टर्मिनस वाले अमीनो एसिड को प्रोटीन से कट किया जाता है बाय सिग्नल पेप्टाइडेज एंजाइम। तो उसको क्या कहा जाता है, क्लीवेज ऑफ द सिग्नल पेप्टाइड। जो अमीनो एसिड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन साइड में आ गए हैं उसको जो एंजाइम है सिग्नल पेप्टाइडेज वो कट करता है, उसको क्या कहा जाता है, क्लीवेज ऑफ द सिग्नल पेप्टाइड। अमीनो एसिड्स को कट करना, सिंपली याद रखो, उसको कहा जाएगा क्लीवेज ऑफ द सिग्नल पेप्टाइड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन फंक्शंस ऑफ द ER, कि ER के फंक्शन क्या क्या होते हैं। फर्स्ट मैकेनिकल सपोर्ट, कि ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट करता है सेल को।
द ER फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है वहाँ पर फ्रेमवर्क बनती है ER की, और क्या करती है वो प्रोवाइड करती है क्या, मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में ER का फंक्शन है। सेकंड, इंट्रासेल्युलर एक्सचेंज। It also acts as an intracellular circulatory system and it circulates various substances into and out of the cells by membrane flow mechanism। तो जो इंट्रासेल्युलर एक्सचेंज है उसमें क्या किया जाता है, ER से कोई फिजिकल निकलती होगी और इस फिजिकल से क्या होगा, जो मटेरियल है उसको क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, उसको कहा जाता है intracellular exchange। Then lipid secretion, lipid is synthesized by the smooth endoplasmic reticulum। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड का सिंथेसिस होता है और स्टीरॉयडल हार्मोन का सिंथेसिस होता है एंड स्टोर्ड इनटू द गोल्जी, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है बिफोर फाइनली बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इनटू द साइटोप्लाज्म एज लिपिड ड्रॉपलेट। लिपिड ड्रॉपलेट के फॉर्म में उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है एक्सट्रूडेड आउटसाइड द सेल। तो और उसके बाद आउटसाइड द सेल उसको रिलीज किया जा सकता है। द मेजर लिपिड सिंथेसाइज्ड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड द कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल भी कहाँ पर सिंथेसाइज किया जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और जो फॉस्फोलिपिड्स है, फॉस्फोलिपिड्स भी सिंथेसाइज किए जाते हैं इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन डिटॉक्सिफिकेशन भी किया जाता है ER में। फोर्थ फंक्शन डिटॉक्सिफिकेशन, SCR इज कंसर्न विथ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड स्टीरॉइड्स। जो भी हम स्टीरॉयडल ड्रग्स लेते हैं या कुछ ड्रग्स इनटेक करते हैं, तो जो लीवर सेल है, लीवर सेल के पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें एक एंजाइम होता है P450 मोनोऑक्सीजिनेज, और इसका काम होता है कि डिटॉक्सिफिकेशन करना उस ड्रग का या उस स्टीरॉयड का। देन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होता है वो कहाँ से होता है, द फ्रैगमेंटेड वेसिकल्स ऑफ द डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो चुका है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन प्रोसेस एंड ER एलिमेंट्स, और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एलिमेंट्स दोनों अरेंज होते हैं अराउंड द क्रोमोसोम। जो सेल डिवीजन में फाइनली क्रोमोसोम्स बन चुके हैं, न्यूक्लियर एनवलप बनना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जो न्यूक्लियर एनवलप बनने का प्रोसेस कहाँ से होता है, फ्रॉम द डिसइंटीग्रेटेड फ्रैगमेंट्स ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप एंड द ER एलिमेंट। ये क्या बनवाएंगे, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाते हैं अराउंड द क्रोमोसोम्स टू फॉर्म अ न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन प्रोसेस। द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इज द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था, तो कैमिलो गोल्जी 1898 में इन्होंने डिस्कवर किया था गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और गोल्जी एपैरेटस भी कहा जाता है उसको। इट इज स्टैक ऑफ फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड, ये स्टैक फ्लैट होता है और स्टैक होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड पैरेलली अरेंज्ड दैट ऑकर इन एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एसोसिएटेड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो क्यों एसोसिएटेड होते हैं वो भी हम देखेंगे। डिक्टियोसोम्स, जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में जो गोल्जी बॉडी है उसको कहा जाता है डिक्टियोसोम्स, बिकॉज देयर नेट लाइक स्ट्रक्चर, उनका जो स्ट्रक्चर है वो नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। और उसका कंपोजिशन क्या है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, तो कंपोजिशन मेनली लैमिला ट्यूब्यूल्स होते हैं, वेसिकल्स होते हैं, और सिस्टर्नी का जो साइज है वो होता है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन द डायमीटर, सिस्टर्नी साइज ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो जो आप गोल्जी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर देख रहे हो,
यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में भी दो फेस होते हैं, एक होता है सिस फेस और दूसरा होता है ट्रांस फेस। सिस फेस को कहा जाता है फॉर्मिंग फेस और जो ट्रांस फेस है उसको कहा जाता है मैच्योरिंग फेस। और जो सिस फेस है, सिस फेस के साथ या उसके नज़दीक क्या प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो ईआर है, ईआर से कोई वेसिकल निकलती है जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये वाली वेसिकल। तो ईआर से वेसिकल निकलती है और किसके साथ इंटरैक्ट होती है या फ्यूज होती है, टू द सिस फेस ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर ये है सिस्टर्नी, ये वाला सिस्टर्नी है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का और गोल्जी apparatus का। और जो सिस्टर्नी है, जिस तरीके से ईआर के अंदर वाला जो फेस है उसको हम क्या बोलते थे, ल्यूमेन ऑफ द ईआर। तो जो सिस्टर्नी का अंदर वाला पार्ट है इसको भी कहा जाता है ल्यूमेन ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और ये है सिक्रीटरी वेसिकल जो कि रिलीज हो चुकी है फ्रॉम द गोल्जी apparatus और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर ये वेसिकल आई है, कहाँ से आई है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। यहाँ पर ये फ्यूज होगी किसके साथ, गोल्जी apparatus के साथ। और यहाँ से जो ट्रांस फेस है या मैच्योरिंग फेस, यहाँ से न्यूली फॉर्म वेसिकल रिलीज होगी। इस प्रकार से यहाँ पर ये रिलीज हो रही है। और जो न्यूली फॉर्म वेसिकल है उसको स्पेसिफिक ऑर्गेनेल के ऊपर क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा उस वेसिकल का। तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होता है, द मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। जो मेम्ब्रेन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का किससे बना हुआ है, लिपोप्रोटीन से। एंड दीज आर सपोज्ड टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सपोज किया जाता है कि जो ओरिजिन क्या है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही ओरिजिन है। बट ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ऑल सेल्स ऑफ द यूकैरियोट्स। बट सभी सेल में नहीं होता, ऑलमोस्ट सभी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। बट जो मैच्योर आरबीसी है, मैच्योर आरबीसी में एब्सेंट होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, मैच्योर आरबीसी ऑफ द मैमल्स या ह्यूमन का। और स्यू ट्यूब इन द प्लांट, प्लांट में अगर हम देखेंगे तो प्लांट के जो स्यू ट्यूब्स है वहाँ पर एब्सेंट होता है इन द ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में भी ये क्या होता है, एब्सेंट होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो किससे बना हुआ है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। जो सिस्टर्नी है ये क्या है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, अनब्रांच्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स, स्लाइटली कॉन्केव। ये स्लाइटली कॉन्केव होता है। आप देख रहे हो ये वाला जो पार्ट है ये किसका है, सिस्टर्नी का है, जो कि अनब्रांच्ड है और स्लाइटली कॉन्केव दिखाई देता है। देन वन गोल्जी बॉडी यूजुअली हैव 3 to 8 सिस्टर्नी। एक गोल्जी बॉडी के पास नंबर ऑफ सिस्टर्नी कितने होते हैं, 3 to 8 सिस्टर्नी इन अ स्टैक इन एनिमल सेल। तो 3 to 8 होते हैं एनिमल सेल में। बट अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल के पास नंबर ऑफ सिस्टर्नी होते हैं 10 to 20 इन अ प्लांट सेल। देन वन गोल्जी बॉडी इज फाउंड इन द फंजाई। फंजाई जो होता है, फंजाई में मोनोसिस्टर्नल गोल्जी दिखाई देता है। एक ही यहाँ पर क्या होता है, सिस्टर्नी देखने को मिलता है इनटू द फंजाई, विच इज कॉल्ड एज मोनोसिस्टर्नल गोल्जी बॉडी और apparatus। देन ईच सिस्टर्नी हैज़ 2 फेस, 2 फेस होते हैं। मैंने पहले यहाँ पर बताया कि जो सिस फेस है, सिस फेस को ही कहा जाता है कॉन्वेक्स फेस या फॉर्मिंग फेस ऑफ द गोल्जी। एंड जो कॉन्केव है उसको कहा जाता है ट्रांस। तो ये वाला जो है उसको कहा जाता है कॉन्केव, कॉन्केव रीजन और द ट्रांस रीजन ऑल्सो कॉल्ड एज द मैच्योरिंग फेज ऑफ द गोल्जी apparatus। तो जो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स फेसेस होते हैं
दे आर ऑर्गेनेल्स एंड एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। वो एंटायरली डिफरेंट होते हैं बट वो क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। तो जो ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब्यूल्स का क्या काम है, पैरेलल फाइब्रस इंटरसिस्टर्नल एलिमेंट्स ऑफ डायमीटर 70 to 80 एंगस्ट्रॉम, 70 और 80 एंगस्ट्रॉम के आसपास उनकी डायमीटर होती है, दैट कनेक्ट सिस्टर्नी टू ईच अदर। समझो ये वाला जो सिस्टर्नी है, ए वाला और ये वाला, इन दो सिस्टर्नी को यहाँ पर कनेक्ट करने का काम कौन करता है, तो ट्यूब्यूल्स करते हैं इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। देन वेसिकल्स, वेसिकल का जो डायमीटर है वो होता है 600 एंगस्ट्रॉम के आसपास और उसका स्ट्रक्चर है स्पेरिकल। दे अराइज बाय बडिंग फ्रॉम ट्यूब्यूल्स एंड आर फिल्ड विद सिक्रीटरी मटेरियल। तो ये जो यहाँ पर दिखाई दे रही है वेसिकल, इसके पास कुछ सिक्रीटरी मटेरियल हो सकता है। तो सिक्रीटरी मटेरियल यहाँ पर क्या हो सकता है, एंजाइम हो सकता है या प्रोटीन हो सकता है, विच इज़ द सिक्रीटरी मटेरियल फॉर द गोल्जी एपैरेटस। तो गोल्जी एपैरेटस के फंक्शंस क्या है, फंक्शंस ऑफ गोल्जी एपैरेटस, पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल, वो क्या करता है, मटेरियल को पैकेज करता है। समझो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर ये न्यूक्लियस, और ये इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नज़दीक ही क्या रहेगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर मैं रफली डायग्राम निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और जब ER से क्या होगा, यहाँ से वेसिकल रिलीज होगी, जो प्रोटीन सिंथेसिस हो गया है वो कहाँ पर आएगा, गोल्जी एपैरेटस के पास आएगा। बट पहले सिस और सिस से आगे वेसिकल चली जाएगी ट्रांस में, और यहाँ से जब वेसिकल रिलीज होगी, ये क्या हो रही है, यहाँ से ही वेसिकल पैकेज हो रही है कंटेनिंग द प्रोटीन और एंजाइम। तो क्या किया जाता है, पैकेजिंग किया जाता है, टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेल्युलर टारगेट्स और सिक्रीटेड आउटसाइड द सेल। समझो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये वेसिकल को कहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, किसी दूसरे सेल ऑर्गेनेल के लिए इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, या इस वेसिकल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ किया जा सकता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर यहाँ पर क्या किया जा सकता है, सिक्रीशन किया जा सकता है प्रोटीन का या एंजाइम्स का। देन गोल्जी एपैरेटस ER से नज़दीक क्यों है, तो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि जो मटेरियल्स है वो पैकेज होते हैं फ्रॉम द वेसिकल इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल फ्रॉम ER, और ER से निकलेंगे और किसके साथ फ्यूज होंगे, टू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, फॉर्मिंग फेस ऑफ द गोल्जी एपैरेटस एंड मूव टूवर्ड्स द मैच्योरिंग फेस, यानी कि ट्रांस फेस ऑफ द गोल्जी एपैरेटस। इसीलिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या और गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से नज़दीक होते हैं। देन फंक्शन और क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम्स ऑन द ER आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी। जो ये सिस्टर्नी वाला पार्ट है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, यहाँ पर प्रोटीन को मॉडिफाई किया जाता है बाय द गोल्जी एपैरेटस बिफोर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द मैच्योरिंग फेस। तो जो प्रोटीन है उसको केमिकली मॉडिफाई किया जा सकता है बाय द ग्लाइकोसिलेशन प्रोसेस। तो ग्लाइकोसिलेशन प्रोसेस ER में भी हो सकता है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में भी हो सकता है, ये याद रखो। देन साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो जो गोल्जी एपैरेटस है उसके ऊपर क्या किए जा सकते हैं, जो प्रोटीन्स बने हैं उसके ऊपर शुगर ऐड किया जा सकता है, वही कन्वर्ट होंगे किसमें, ग्लाइकोप्रोटीन में, और ग्लाइकोलिपिड्स भी यहाँ पर बनाए जाएंगे। यानी कि जो लिपिड है, लिपिड के साथ यहाँ पर शुगर को ऐड किया जाएगा, तो यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड्स भी क्या होंगे, फॉर्म हो जाएंगे। देन
नेक्स्ट फंक्शन क्या है, सिक्रीटरी फंक्शन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। इन दैट इन प्लांट सेल्स द गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज नोन एज डिक्टियोसोम्स। तो पहले हमने देखा था कि प्लांट सेल के पास जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसको कहा जाता है डिक्टियोसोम। इट सिक्रीट्स द नेसेसरी मटेरियल फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो जो प्लांट सेल में सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन कैसे होता है, तो सेल प्लेट फॉर्मेशन। तो जब सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है तब गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, फेसिकल रिलीज करता है, और उस फेसिकल में जो सेल वॉल के कंपोनेंट्स है उनको वो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करता है। जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लांट सेल में उसको कहा जाता है डिक्टियोसोम्स। तो जो सेल वॉल के कंपोनेंट है वो यहाँ पर सिक्रीट करने का काम कौन करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऑफ द प्लांट सेल, दैट इज डिक्टियोसोम। फेसिकल्स ऑफ गोल्जी सिक्रीट्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स यहाँ पर रिलीज किए जाते हैं बाय द सिक्रीट किए जाते हैं बाय द गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऑफ द प्लांट सेल दैट फॉर्म्स मिडल लैमिला बिटवीन टू प्लांट सेल। दो प्लांट सेल के बीच में, समझो ये एक सेल है और ये एक सेल है, और दोनों के बीच में यहाँ पर क्या है, ये है मिडल लैमिला। तो मिडल लैमिला बनाने के लिए यहाँ पर सिक्रीट किए जाते हैं फेसिकल्स बाय द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। देन गोल्जी बॉडीज फॉर्म एक्रोसोम ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। जो स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस है, डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म, उसको कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस में जो स्पर्म है, स्पर्म में क्या होता है, एक्रोसोम। तो जो एक्रोसोम है उसका भी ओरिजिन कहाँ से है, गोल्जी बॉडी से या गोल्जी एपेरेटस से ही एक्रोसोम फॉर्म होता है और स्पर्म में उसको पैकेज किया जाता है। देन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम इज कलेक्टिव फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन है, लाइसोसोम्स में क्या होते हैं, एसिडिक एंजाइम्स। तो एसिडिक एंजाइम्स कहाँ से फॉर्म किए जाते हैं या पैकेज किए जाते हैं वेसिकल के फॉर्म में, तो लाइसोसोम बनने के लिए यहाँ पर गोल्जी बॉडी का और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दोनों का भी रोल है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंड अभी हम डिस्कस करेंगे कि एमसीक्यूज रिलेटेड टू दिस चैप्टर। फर्स्ट एमसीक्यू, which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids in the eukaryotic cell। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पर बनते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन पढ़ो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, यहाँ पर प्रोटीन बन सकते हैं बट यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बन सकता। देन पैरोक्सिसोम, पैरोक्सिसोम में तो नहीं बनते। गोल्जी बॉडीज, यस, गोल्जी बॉडी में ग्लाइकोप्रोटीन बनाए जाते हैं या फॉर्म किए जाते हैं, उनको मॉडिफाई किया जाता है उन प्रोटीन को इन द गोल्जी बॉडीज। पॉलीजोम्स नहीं, ये भी नहीं है। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसका सही ऑप्शन क्या है, सी। देन सेकंड क्वेश्चन, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन। गोल्जी कॉम्प्लेक्स किस में पार्टिसिपेट होता है, फैटी एसिड का ब्रेकडाउन नहीं, ये नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल्स, यस, सिक्रीटरी वेसिकल्स रिलीज होते हैं फ्रॉम द ट्रांसफेस ऑफ द गोल्जी एपेरेटस। तो यहाँ से ही सिक्रीटरी वेसिकल्स रिलीज होते हैं और ये पार्टिसिपेट होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। देन रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में तो ये नहीं होता है। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट ऑकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सा इवेंट नहीं होता, प्रोटीन फोल्डिंग, यस, होती है। 2 डायमेंशनल जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में फोल्ड किया जाता है इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन प्रोटीन ग्लाइकोसिलेशन, यस, प्रोटीन का ग्लाइकोसिलेशन किया जाता है। जो प्रोटीन है उसके ऊपर क्या किया जा सकता है, शुगर मॉलिक्यूल्स को ऐड किया जा सकता है। देन क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, यस, ये भी होता है। जो एन टर्मिनस में अमीनो एसिड्स होते हैं जो
यहाँ पर ER में एंट्री करते हैं वो अमीनो एसिड्स, समझो ये वाला N टर्मिनस है, तो N टर्मिनस के कुछ अमीनो एसिड को यहाँ पर क्लीव किया जाता है बाय सिग्नल पेप्टाइडेज एंजाइम। तो ये ऊपर के तीनों भी प्रोसेस होते हैं। फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस नहीं होता है। फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर्स। इनमें से करेक्ट मैच क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, नहीं, ग्लाइकोजन सिंथेसिस तो लीवर में होता है, बट ये रफ ER में नहीं है प्रोसेस। देन रफ ER ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, नहीं, ये भी नहीं है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ये भी नहीं है, मैच करेक्ट नहीं है। ER सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, यस, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पर लिपिड का सिंथेसिस किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन क्या है? डी। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्या है? तो वेसिकल्स फ्रॉम द ER फ्यूज विद द फॉर्मिंग फेस ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यस, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ ही फ्यूज होती है। जो वेसिकल आई है ER से वो कहाँ किसके साथ फ्यूज होती है? टू द सिस फेस ऑफ द गोल्जी, ये सही है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न विथ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड स्टीरॉइड्स, यस, ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस करवाता है स्मूथ ER लीवर सेल्स में। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द ER ऑफ मसल सेल्स, यस, मसल सेल्स में कैल्शियम जो रिलीज होता है वो वहाँ से ही रिलीज होता है फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इनकरेक्ट क्या है? फोर्थ पढ़ो, राइबोसोम्स प्रेजेंट इन SCR इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, नहीं, SCR में नहीं होते, राइबोसोम्स कहाँ पर होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन है डी। देन नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओनली गोल्जी कॉम्प्लेक्स, नहीं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ओनली गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं है, दोनों भी इन्वॉल्व होते हैं, गोल्जी एज वेल एज ER। लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओनली ER, नहीं, ओनली ER भी नहीं, गोल्जी और ER दोनों होते हैं। लाइसोसोम फॉर्मेशन इज अ कलेक्टिव फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी बॉडी एंड ER, यस, ये सही है। ER फॉर्म एक्रोजोम ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस, ये थर्ड सही है, बट ये ER नहीं करता, तो ये कौन करता है? एक्रोजोम फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो 6 नंबर का करेक्ट ऑप्शन है सी। Thank you dear students for watching the video.